हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्तंभ क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हमने नगर पालिका एक्ट है वो शुरू कर दिया है और आज हमारी नगर पालिका एक्ट की दूसरी क्लास है वो होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम वीडियो शुरू करने से पहले पिछली क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और आपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर किया होगा। देखिए, हमने पहली क्लास में अध्याय 1 के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम था संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। देखिए, पहले अध्याय में 2 धाराएँ थी। पहली धारा का संबंध नगरपालिका एक्ट का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ व प्रसार से था और देखिए धारा 2 में परिभाषाएँ हैं वो बताई गई हैं। तो अभी तक अगर आपने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो एक बार इस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब नगरपालिका एक्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज है हम अध्याय 2 के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? और इस अध्याय 2 का नाम है नगरपालिकाओं का गठन और शासन। देखिए, आप इसके नाम से ही समझोगे कि नगरपालिका का गठन और शासन, यानी कि इस अध्याय 2 में आपकी 3 से लेकर के 50 तक धाराएँ हैं और इन धाराओं में बताया गया है कि नगरपालिकाओं का गठन कहाँ पर होगा और किस प्रकार से किया जाएगा, साथ में नगरपालिका किस प्रकार से शासन करेगी। 3 से लेकर के 50 धाराओं में यही बात इसमें बताई गई है। तो देखिए, बात करते हैं हम धारा नंबर 3 की। तो देखिए धारा नंबर 3 है, उसका नाम है नगरपालिका का परिसीमन। नगरपालिका का परिसीमन। यहाँ पर देखिए जो परिसीमन है, इसका अर्थ है कि सीमा में परिवर्तन। परिसीमन का अर्थ क्या होता है? सीमा में परिवर्तन। यानी कि नगरपालिका का सीमा में परिवर्तन है, वो धारा 3 के अनुसार होगा। तो देखिए राज्य सरकार है, यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा परिसीमन है किया जाएगा। और कैसे करेगी? तो राजपत्र के द्वारा सूचना देकर है, तो राजस्थान सरकार है वो परिसीमन है वो कर सकती है। अब देखिए अगर परिसीमन किया जाए तो कौन सी स्थितियां हैं वो बन सकती हैं। जैसे कि किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किया जाए तो निम्न स्थितियां बन सकती हैं। जैसे कि राजस्थान सरकार किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है। राजस्थान सरकार किसी क्षेत्र को अपवर्जन कर सकती है। अपवर्जन का मतलब है कि हटाना। यानी कि राजस्थान सरकार किसी क्षेत्र को है, यानी कि कोई क्षेत्र नगर पालिका है उसे हटा भी सकती है और राजस्थान सरकार सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है। यानी कि नगर पालिकाओं की सीमा में परिवर्तन है वो राजस्थान सरकार करेगी और राजस्थान सरकार नई नगर पालिका बना सकती है, नगर पालिका को हटा सकती है या फिर नगर पालिका की जो सीमा है उसमें परिवर्तन है वो कर सकती है। अगर देखिए ऐसा कुछ भी अगर राजस्थान सरकार करती है तो यहाँ पर 4 स्थितियाँ हैं वो बनती हैं। तो देखिए 4 स्थितियाँ कौन-सी है? किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर दिया जाए, किसी नगरपालिका के कुछ क्षेत्र को नगरपालिका से बाहर निकाल दिया जाए। यानी कि कोई क्षेत्र है, उसे तो नगरपालिका बना दिया जा सकता है या कुछ क्षेत्र को बाहर निकाल दिया जा सकता है। या तीसरी स्थिति है, एक नगरपालिका को 2 भागों में बाँट दिया जाए, ठीक है? और चौथी स्थिति आपकी छोटी-छोटी 2 नगरपालिकाओं को एक नगरपालिका है ना, वो कर दी जाए। यानी कि देखिए चारों स्थितियों में क्या है कि किसी क्षेत्र को नगरपालिका बना दिया जाए, ठीक है? अगर कोई क्षेत्र है जैसे नगरपालिका का, उसमें से कुछ क्षेत्र उसको बाहर निकाल दिया जाए कि ये अब नगरपालिका का भाग नहीं है। तीसरी स्थिति है कि नगरपालिकाओं को 2 भागों में बाँट दें। कोई एक नगरपालिका है, उसे 2 भागों में बाँट दिया जाए। और चौथी स्थिति है कि 2 छोटी-छोटी जो नगरपालिकाएँ हैं, उन्हें मिला कर के एक नगरपालिका है जो बड़ी नगरपालिका है, उसमें उसे बना दिया जाए। तो ये 4 स्थितियाँ हैं, वो हमारी बनती हैं। देखिए दोस्तों, आपने है वो ईओआरओ की एग्ज़ाम पहले भी दे दी है और इस एक्ट को भी आपने पढ़ा है। तो अब हम इस एक्ट को है ना वो थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो बता दी गई है। अगर एग्ज़ाम आगे सरकती है, तो आपको बेनिफिट होने वाला है। नहीं भी आगे सरकती है तो आपको क्या है कि इस एक्ट को एग्ज़ाम डेट तक पूरा करना है। तो आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, इस एग्ज़ाम डेट से हमें इस एक्ट को पूरा करना है। देखिए एक्ट को हम तो जल्दी करेंगे, ठीक है? सरल भाषा में और जल्दी करेंगे। साथ में जो इस एक्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं,
उन सभी क्वेश्चन को है ना हम वीकली क्लास लगा करके या फिर एक मैराथन क्लास लगा करके सभी क्वेश्चन को वो यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है? तो अब देखिए अगर हम बात करें धारा 3 में कि नगरपालिका की स्थिति तो हमने देख ली कि राज्य सरकार है इसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। 4 स्थितियाँ वो हमने पढ़ ली कि क्या-क्या कर सकती है राज्य सरकार। अब देखिए इसके सदस्य के बारे में पढ़ते हैं। धारा 3 में ही है वो नगरपालिका के सदस्य के बारे में बताया गया है। देखिए, सदस्यों के बारे में देखें, अगर किसी क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया जाए, तो अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव है वो 6 माह में करवाना अनिवार्य होगा। देखिए, अगर कोई क्षेत्र है, अगर नगरपालिका में शामिल किया जा रहा है, तो उस क्षेत्र से जो सदस्य आएँगे, उनका चुनाव वो 6 माह में करवाना अनिवार्य होगा। अगर किसी क्षेत्र को देखिए दूसरी स्थिति क्या होती है कि अगर किसी क्षेत्र को नगरपालिका से हटा दिया जाए, अपवर्जित कर दिया जाए, तो देखिए अपवर्जित क्षेत्र के जो सदस्य हैं, उनको क्या होगा कि वो भी नगरपालिका के जो क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो वो सदस्य भी नहीं रहेंगे। देखिए अगर कोई सदस्य कोई क्षेत्र में कोई भाग जोड़ा जाएगा, तो उस भाग के सदस्य हैं, उनका चुनाव 6 माह में होगा। अगर नगरपालिका से कोई क्षेत्र वो हटा दिया जाए, तो उस क्षेत्र से जो भी सदस्य निर्वाचित होकर चुनकर आया है, वो सदस्य को निरस्त कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें तीसरी बात है कि ए नगरपालिका के क्षेत्र को बी नगरपालिका में मिलाया जाता है। देखिए, कोई 2 नगरपालिकाएँ हैं, तो अगर ए नगरपालिका के क्षेत्र को बी नगरपालिका के क्षेत्र में अगर मिलाया जाता है, तो ए नगरपालिका का जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, जो सदस्य हैं, वो बी नगरपालिका में क्या होंगे? सदस्य होंगे। यानी कि इसमें अर्थ ये है कि ए नगरपालिका के सदस्य बी नगरपालिका में क्या कहलाएँगे? सदस्य के तौर पर कहलाएँगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो सदस्य हैं, वो बी नगरपालिका में केवल सदस्य ही कहलाएँगे। देखिए यहाँ पर चौथी जो बात आती है वो ये आती है कि ए नगरपालिका को बी नगरपालिका में मिलाने पर ए नगरपालिका को बी नगरपालिका में मिलाने पर बी नगरपालिका का जो कार्यकाल है, वो समान रहेगा और इसमें ये बात कही गई है कि ए नगरपालिका का कार्यकाल बी नगरपालिका के कार्यकाल के साथ समायोजित होगा। यानी कि इसमें ये है कि अगर कोई नगरपालिका दूसरी नगरपालिका में जाकर के मिलती है, तो जो पहली नगरपालिका है, उसका कार्यकाल भी दूसरी नगरपालिका के समान ही होगा। ऐसा नहीं है कि पहली नगरपालिका का कार्यकाल 4 वर्ष है, दूसरी का अगर 3 वर्ष है, 5 वर्ष बचा है, तो ऐसा नहीं है कि उसका भी जुड़ जाएगा। बी के समान ही उसका जो कार्यकाल है वो चलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने देखा कि जो नगरपालिका है उसमें सीमा में परिवर्तन राजस्थान सरकार कर सकती है, करेगी तो 4 स्थितियाँ बनेंगी। सदस्यों के बारे में पढ़ लिया कि सदस्य किस प्रकार से कार्य करेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं कि किसी गाँव को नगरपालिका घोषित किया जाए तो क्या होगा? तो देखिए अगर नगरपालिका किसी गाँव को बना दिया जाता है, तो सबसे पहले तो यही होगा कि वह गाँव नहीं रहेगा। सबसे पहली बात तो क्या होगी कि वह गाँव नहीं रहेगा। अब देखिए ग्राम पंचायत का कार्य करना बंद कर देगी, अपना गाँव नहीं है तो ग्राम पंचायत भी अपना कार्य है वो नहीं करेगी। अगर किसी गाँव के क्षेत्र को नगरपालिका में शामिल किया जाता है, तो इस क्षेत्र के सदस्य हैं वो नगरपालिका में अतिरिक्त सदस्य कहलाएँगे। देखिए इसमें क्या है कि अगर पूरा गाँव ना जाकर के गाँव का कुछ भाग नगरपालिका में मिला दिया जाता है और उस कुछ भाग का अगर कोई वार्ड पंच है, तो वो नगरपालिका में जाकर क्या कहलाएगा? अतिरिक्त सदस्य है वो कहलाएगा। अगर देखिए किसी गाँव या ग्राम पंचायत को पूर्णतः नगरपालिका घोषित कर दिया जाए कि भैया पूरा गाँव है वो अब से नगरपालिका बना दिया गया है। तो देखिए उस गाँव का सरपंच, उप-सरपंच और वार्ड पंच, ये तीनों ही नगरपालिका में क्या कहलाएँगे? सरपंच है वो अध्यक्ष बन जाएगा या प्रधान कह लीजिए, उप-सरपंच है वो उपाध्यक्ष या उप-प्रधान हो जाएगा और वार्ड पंच है वो उस नगरपालिका के क्या हो जाएँगे? सदस्य हो जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए अपनी धारा 3 है वो कंप्लीट होती है। तो धारा 3 में क्या बताया गया है? नगरपालिका का परिसीमन बताया गया है। अगर नगरपालिका बनती है तो 4 स्थितियाँ होती हैं। सदस्य के बारे में बात की गई है और अगर किसी गाँव को नगरपालिका बना दिया जाए तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब देखिए अगर हम बात करें धारा 4 की, तो देखिए धारा 4 क्या कहती है कि नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम में ऐसे उपबंध के परिवर्तन से छूट देने की शक्ति
जो उसके लिए अनुपयुक्त हों। तो देखिए धारा 4 क्या कहती है कि कुछ उपबंध से नगरपालिका क्षेत्र को छूट देने का प्रावधान है। अगर हम कहें तो धारा 4 के अनुसार नगरपालिका को है वो कुछ छूट है वो दी जा सकती है। अब देखिए ये छूट है किसके द्वारा दी जाएगी? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये छूट है वो दी जाएगी। खाली धारा 4 में इतना ही बताया गया है कि नगरपालिकाओं को छूट है वो देने का प्रावधान है वो धारा 4 में किया गया है। अब देखिए धारा 5 की बात करें तो देखिए धारा 5 में नगरपालिका की स्थापना व निगमन बताया गया है। तो देखिए अगर बात करें धारा 5 में तो इसका जो नगरपालिका, नगर परिषद और आपका नगर निगम है, वो कहाँ पर बनेगा? वो स्थिति है वो धारा 5 में बताई गई। देखिए, नगरपालिका की स्थापना है वो कहाँ पर होगी? जो संक्रमणशील जो क्षेत्र है, वहाँ पर नगरपालिकाओं का है वो गठन किया जाएगा। ठीक है? यानी कि जो गाँव है या जो छोटे शहर हैं या गाँव व शहर का जो बीच का जो क्षेत्र रहता है, संक्रमणशील, वहाँ पर क्या होगी आपकी नगरपालिका बनेगी। यानी कि वो गाँव से तो ऊँचा है और शहर या शहर से थोड़ा नीचे है तो वहाँ पर क्या होगी? नगरपालिका होगी। अगर हम नगर परिषद की बात करें, तो देखिए नगर परिषद की स्थापना है वो लघुतर, नगरीय क्षेत्रों में होगी। यानी कि जो छोटे शहर हैं, वहाँ पर क्या होगी? नगर परिषद है वो आपकी बनाई जाएगी। और साथ में अगर नगर निगम की बात करें, तो देखिए नगर निगम की स्थापना वो वृहद नगरीय क्षेत्रों में जो है वो करी जाएगी। यानी कि वृहत यानी कि बड़े जो नगरीय क्षेत्र हैं, जो महानगर हैं, वहाँ पर क्या होगी नगर निगम होगी वो उसका कार्य है वो वहाँ पर करेगी। तो देखिए नगर निगम आपकी जयपुर में है, तो आप वहाँ से देख सकते हो कितना महानगर है, कितना बड़ा निगम है, ठीक है? यहाँ पर देखिए आपको एक दोस्तों यहाँ पर एक बात है वो याद रखनी है। बात क्या है कि नगरपालिका को निगमित निकाय बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा नगरपालिका को? निगमित निकाय है वो बोला जाएगा। अब देखिए निगमित निकाय क्या तो यहाँ पर क्या है कि एक डेफिनेशन है, वो क्या है निगमित निकाय की। वो आपकी धारा 2 में हमने बात की थी कि जो परिभाषाएँ होंगी वो साथ में करते हुए चलेंगे। तो ये परिभाषा वही है। अब देखिए निगमित निकाय की परिभाषा है वो आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। देखिए निगमित निकाय का अर्थ है स्वयं की मोहर होती है और वाद लाया जा सकता है। अब देखिए स्वयं की मोहर होती है नगरपालिका मोहर लगा सकती है और मोहर लगने का मतलब है वाद का मतलब है यहाँ पर केस। यानी कि मोहर लगने के बाद में वाद भी लाया जा सकता है यानी कि केस भी लगाया जा सकता है। अपने आप में जीवित व्यक्ति होती है नगरपालिका, ठीक है? निगमित निकाय का अर्थ होता है कि जीवित व्यक्ति। अब देखिए जीवित व्यक्ति है, वो कानून की भाषा में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ठीक है? एक होता है प्राकृतिक व्यक्ति और एक होता है कृत्रिम व्यक्ति। जो प्राकृतिक व्यक्ति होता है, वो तो आदमी है, जो जन्म लेते हैं प्राकृतिक रूप से है और कृत्रिम व्यक्ति है, वो जैसे कि आपकी कोचिंग हो गई, कंपनी हो गई या आप कह सकते हो कि जिनकी मोहर होती है, वो क्या होते हैं कृत्रिम व्यक्ति होते हैं, उन पर वाद केस है वो लाया जा सकता है, केस है वो किया जा सकता है। तो नगरपालिका क्या है? एक निगमित निकाय है, यानी कि इस पर केस भी किया जा सकता है और ये भी किसी पर केस कर सकती है, क्योंकि इसकी एक मोहर होती है। ठीक है दोस्तों? अब देखिए आप इम्पोर्टेंट लगाकर इस बात को ज़रूर लिखिएगा कि किसी नगरपालिका क्षेत्र में राज्यपाल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र है, वो घोषित किया जा सकता है। ठीक है? किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में क्या है कि राज्यपाल है, वो औद्योगिक क्षेत्र है, वो विकसित है, वो घोषित है, वो कर सकता है। अब देखिए दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि नगरपालिका के जो क्षेत्र है, वो राजस्थान सरकार यानी कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सांस्कृतिक, पर्यटन, ऐतिहासिक महत्व हो तो नगरपालिका क्षेत्र में विकास प्राधिकरण क्षेत्र को घोषित कर सकती है। लेकिन नगरपालिका का ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ पर सांस्कृतिक, पर्यटन, ऐतिहासिक महत्व होता हो, ऐसी स्थानों को विकास प्राधिकरण क्षेत्र है वो घोषित कर सकती है राजस्थान सरकार या राज्य सरकार। ठीक है? तो यहाँ पर आपकी धारा 5 है वो कंप्लीट होती है। तो देखिए धारा 5 में क्या बताया गया है? मोस्टली ये बताया गया है कि इसकी नगरपालिका की स्थापना है वो कहाँ पर होगी? तो देखिए 3 प्रकार से स्थापना हो सकती है, नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम। अब देखिए बात करते हैं धारा 6 की। देखिए धारा 6 का नाम है नगरपालिका की संरचना।
देखिए, नगर पालिका की संरचना धारा के नाम से पता चलेगा कि नगर पालिका की संरचना यानी कि बनावट कैसी होगी, कैसे नगर पालिका वो बनेगी। तो देखिए, नगर पालिका वार्डों से मिलकर बनेगी, ठीक है? और नगर पालिका में कम से कम वार्डों की संख्या है वो 13 होनी चाहिए। 13 वार्डों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, अगर इससे कम है, तो वो नगर पालिका नहीं बन सकती। 13 से अधिक हो सकते हैं, 13 से कम है वो नहीं होने चाहिए। अब देखिए, नगर पालिका के जो सदस्य हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं या 3 प्रकार के होंगे। निर्वाचित सदस्य होंगे जो चुनाव के द्वारा चुन कर के आएँगे। दूसरे होंगे पदेन सदस्य और तीसरे होंगे मनोनीत सदस्य। अब देखिए, निर्वाचित सदस्य की बात करें तो वो सीधा है कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर जो आते हैं वो आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं या पार्षद होते हैं, जिन्हें हम पार्षद कहते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। मत देने का अधिकार इनके पास होता है, यानी कि ये नगरपालिका की मीटिंग में अपना मत है वो दे सकते हैं। अब देखिए, आपके दूसरे सदस्य होते हैं वो होते हैं पदेन सदस्य। अब देखिए, पदेन सदस्य वो हैं उस क्षेत्र के, यानी कि जिस क्षेत्र में नगरपालिका है, उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले एमएलए व एमपी, ठीक है? एमएलए या एमपी हैं, उनको पदेन सदस्य है वो बनाया जाता है। अगर इनके कार्यकाल की बात करें, तो अपने पद पर जब तक रहते हैं, तब तक इनका कार्यकाल है वो नगरपालिका में माना जाता है। देखिए, जो एमएलए है, वो अपना मत है, वो दे सकता है नगरपालिका में, उसके पास अधिकार होता है। लेकिन एमपी है, वो अपना वोट है, जो अपना मत है, वो डालने का अधिकार है उसमें नहीं है। नगरपालिका में एमपी है, वो अपना मत है, वो नहीं दे सकता, ठीक है? और तीसरे सदस्य होते हैं मनोनीत सदस्य। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मनोनीत सदस्यों की जो संख्या है वो 3 होगी या जितने निर्वाचित सदस्य होंगे, उनका 10% भाग है वो क्या होगा? मनोनीत सदस्यों का होगा। जो भी कम हो, ठीक है? जो भी कम हो, जैसे कि 3 सदस्य हो सकते हैं या निर्वाचित सदस्यों का 10% भाग है। इन दोनों में से अगर जो भी कम होगा, वो ही क्या होंगे? आपके मनोनीत सदस्य होंगे। कम से कम 3 सदस्य हैं वो मनोनीत होते ही हैं इसमें, ठीक है? अगर हम कार्यकाल की बात करें, तो देखिए, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्य सरकार जब तक चाहे, तब तक इनको नगरपालिका में जो आपके मनोनीत सदस्य हैं वो बना करके रख सकती है, ठीक है? अगर वो राज्य सरकार चाहे कि नगरपालिका में अब इनको हटाना है, तो वो हटा सकते हैं, इनका कोई कार्यकाल है वो नहीं होता है। देखिए, मनोनीत सदस्यों को नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार है वो नहीं होता है। तो मत देने का अधिकार 2 लोगों को नहीं है, एक तो आपका मनोनीत सदस्य और एक आपके एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद को मत देने का अधिकार है वो नगरपालिका में नहीं है। अब देखिए, बात करते हैं धारा 7 की। धारा 7 का नाम है नगरपालिका की पदावधि। देखिए, नगरपालिका की पदावधि। इसमें देखिए क्या है कि नगरपालिका की जो पदावधि है वो कितने वर्षों के लिए होती है, यानी कि कार्यकाल है वो कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। नगरपालिका का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। और ये 5 वर्ष कब से गिने जाएँगे? नगरपालिका की प्रथम बैठक से ये 5 वर्ष हैं वो गिने जाएँगे। देखिए, अगर किसी नगरपालिका का विघटन है, वो 5 वर्ष से पहले हो जाता है, तो नई नगरपालिका शेष कार्यकाल, यानी कि जो बचा हुआ कार्यकाल है, उसके लिए चुनी जाएगी। यानी कि नए चुनाव हैं वो कब होंगे? 6 माह के अंदर-अंदर करवाने होंगे। अगर नगरपालिका 5 वर्ष से पहले विघटन हो जाती है, तो उसका जो बचा हुआ कार्यकाल है, वो 6 माह के अंदर चुनाव करा कर के करना होगा। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं धारा 8 की। धारा 8 कहती है कि नगरपालिका का शासन और नगरपालिका में निहित होना, यानी कि नगरपालिका शासन है वो नगरपालिका में ही निहित है। नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम के कार्यकाल इसके अध्यक्षों के नाम के माध्यम से होंगे। अध्यक्षों के नाम से मान लीजिए इसके माध्यम से वो होंगे। तो धारा 8 क्या कहती है कि नगरपालिका शासन है का जो नगरपालिका में ही निहित होना है, ठीक है? नगरपालिका का जो भी काम होगा वो उसके अध्यक्ष के नाम से किया जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं धारा 9 की। धारा 9 है वो वार्डों का विभाजन है, यानी कि वार्डों से संबंधित है। धारा 9 में आपके वार्ड बताए गए हैं, किस प्रकार से बनेंगे, किस प्रकार से हटेंगे। तो देखिए, वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा
और दूसरी बात है कि वार्डों के विभाजन के समय जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य वही होगा कि समस्त नगरपालिका के लिए समान हो। देखिए, इसमें कहने का अर्थ है कि नगरपालिका में वार्ड विभाजन में हर वार्ड में जनसंख्या लगभग बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि किसी वार्ड में 500 बंदे हैं, किसी वार्ड में 100 ही बंदे हैं, ऐसा नहीं होगा। हर वार्ड में लगभग बराबर बंदे होंगे, हो सकता है कोई 1-2 ऊपर-नीचे हो जाए, लेकिन जो जनसंख्या का अनुपात है वो बराबर है, वो रखा जाएगा इसमें। तो ये आपकी बात किसमें बताई गई है? धारा 9 में बताई गई। अब देखिए बात करते हैं धारा 10 की। धारा 10 का नाम है वार्डों का अवधारण। देखिए वार्ड किस प्रकार बनाए जाएँगे, वो धारा 10 में है। 9 और 10 दोनों ही एक साथ जैसे मिली-जुली धाराएँ हैं, तो वार्डों से संबंधित कौन-सी धारा है? 9 भी है, 10 भी है, ठीक है? तो इसमें क्या बताया गया कि वार्डों का अवधारण है, वो राज्य सरकार करेगी। यानी कि वार्ड किस प्रकार बनाए जाएँगे, वो कौन बताएगा? राज्य सरकार है वो बताएगी। अब देखिए वार्डों की जो सीमा निर्धारण है, यानी कि सीमा में जो बदलाव है वो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा, ठीक है? और वार्डों का निर्धारण करते समय जो समुच्चय रूप से आरक्षण का प्रावधान भी होगा, यानी कि जब वो वार्ड बनेंगे, तो उन वार्डों का क्या है कि आरक्षण भी है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार वार्डों का निर्धारण उत्तर-पश्चिम सीमा से होगा। यानी कि राज्य सरकार वार्डों का निर्धारण जब करेगी तो कौन-सी दिशा से होगा? उत्तर-पश्चिम सीमा से होगा। अर्थात राज्य सरकार वार्डों की जो अवधारणा करते समय, वार्डों की गिनती करते समय कहाँ से करेगी? उत्तर-पश्चिम से शुरू होती है। ठीक है? उनकी गिनती भी शुरू होती है, उनकी जो सीमा का निर्धारण है वो भी उत्तर-पश्चिम से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? वार्डों में जो आरक्षण है, वो इसी प्रकार, इसी चक्रानुसार दिया जाता है। देखिए, अगर आरक्षण देने की बात होगी, तो वो भी उत्तर से पश्चिम की ओर चलेगा और अगर किसी निर्धारण करना है सीमा का, तो वो भी उत्तर से पश्चिम की तरफ ही होगा। तो आपकी धारा 10 है, वो क्या कहती है? वार्डों का अवधारण। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने 10 धाराएँ हैं, वो यहाँ पर कर ली है। टाइम है वो लग रहा है, लेकिन जो छोटी-छोटी धाराएँ हैं, उनको हम एक साथ करते हुए चलेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सरल करवाने का प्रयास है वो यहाँ पर करेंगे। ठीक है? देखिए हम धारा 11 के बारे में अब यहाँ पर बात करते हैं। नगरपालिका के लिए निर्वाचन। धारा 11 में बताया गया है, नगरपालिका के लिए निर्वाचन। देखिए, अगर हम बात करें, तो भारत में जो 2 चुनाव आयोग हैं, ये आप सभी को पता है कि भारत में चुनाव आयोग कितने हैं? 2 हैं। एक केंद्र चुनाव आयोग है और एक राज्य चुनाव आयोग है। जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो सभी चुनाव कराता है, ठीक है? लेकिन राज्य चुनाव आयोग है, वो स्थानीय स्वशासन का चुनाव है, वो ही करवाता है। केंद्रीय तो सभी करवाते हैं, लेकिन जो राज्य चुनाव आयोग है, वो कौन से करवाते हैं? स्थानीय स्वशासन चुनाव है, वो राज्य चुनाव आयोग है, वो करवाता है। अब देखिए राज्य चुनाव आयोग की बात करें तो स्थानीय स्वशासन में आपका नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, पंचायती राज, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सभी चुनाव है वो आपका कौन सा चुनाव आयोग करवाता है? राज्य चुनाव आयोग है वो ये चुनाव है वो करवाता है। देखिए दोस्तों, नगर पालिका के निर्वाचन सामान्यतः 5 वर्ष में करवाया जाएगा। यानी कि जो सामान्य चुनाव वो कितने वर्षों में होंगे? 5 वर्षों में होंगे। अगर 5 वर्ष के अंदर नगरपालिका का विघटन हो जाता है, तो 6 माह में चुनाव वापिस है वो करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है? देखिए यहाँ पर एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है कि नगरपालिका के कार्यकाल में अंतिम 6 माह बचे हों और नगरपालिका का विघटन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में चुनाव है वो नहीं होंगे। तो जैसे अगर हम एक उदाहरण देखें कि अगर किसी नगरपालिका का 4 वर्ष 6 माह कार्यकाल हो चुका है और उसके बाद में वो विघटित हो जाती है, तो देखिए उस नगरपालिका का 6 माह जो शेष कार्यकाल है, उस 6 माह के लिए कोई भी चुनाव है वो फिर से नहीं करवाए जाएँगे। उसका फिर से चुनाव 5 वर्ष बाद में ही होगा। देखिए चुनाव की अधिसूचना है वो राज्य सरकार है वो जारी करेगी। चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्य सरकार है वो जारी है वो करने वाली है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि जो हम पढ़ रहे हैं, वो 1 धारा 2 धारा से रिलेटेड है, जो कि हमने पीछे पढ़ा है। वही 11 की धारा में बताया गया है कि चुनाव है वो 6 माह में होंगे, करवाना अनिवार्य होगा, विघटित होंगे तो 6 माह अगर कार्यकाल बचा है तो फिर से चुनाव है वो नहीं होंगे।
अब देखिए बात करें हम धारा 12 की, तो देखिए 12 नंबर की धारा वो क्या कहती है? राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों को सौंपना। तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्य का होता है, ठीक है? निर्वाचन आयुक्त जिसे बोला जाता है। और धारा के अनुसार क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों को अपने से नीचे के अधिकारियों को क्या है कि कार्य सौंप सकते हैं। अब देखिए नीचे जो उनके अधिकारी हैं, वो क्रमशः 2 अधिकारियों को अपना जो अधिकार है, जो कार्य है, वो सौंप सकते हैं। तो देखिए पहला है आपका उप निर्वाचक आयुक्त और दूसरा है आपका निर्वाचन आयोग के सचिव के द्वारा है वो कार्य वो वहाँ पर सौंपा जा सकता है और उन कार्यों को ये 2 लोग हैं वो कर सकते हैं। तो धारा 12 की वो हमें क्या बताती है कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का जो सौंपना है, धारा 12 को बताया गया है। अब देखिए बात करते हैं धारा 13 की, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली। तो देखिए इस धारा में जो आपका निर्वाचक नामावली यानी कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा ही तय की जाएगी। यानी कि जो निर्वाचक या हम कहें कि पंजीकरण है, वो आपका कौन करेगा? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। अब देखिए इसके बारे में क्या है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति है वो कौन करेगा? तो ये नियुक्ति राज्य सरकार की अनुमति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग है वो करेगा। इसके द्वारा होगी नियुक्ति होगी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग है वो परामर्श किससे लेगा? राजस्थान सरकार से लेगा। अब देखिए अगर हम बात करें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यों की, तो देखिए निर्वाचन की सूची तैयार करने का कार्य करेगा है वो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है वो करेगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि नाम जोड़ना हटाना वो सब काम है वो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है वो करेगा। अब यहाँ पर देखिए निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के लिए 2 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली योग्यता तो है कि 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अभी 18 वर्ष कब से गिने जाएँगे? 1 जनवरी से 18 वर्ष है वो गिने जाएँगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि जो भारत में जो मत देने का अधिकार था वो पहले 21 वर्ष था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन होने के बाद में 21 वर्ष से अब 18 वर्ष की आयु में ही वोट देने का अधिकार है वो कर दिया गया है। अब देखिए दूसरी योग्यता की बात करें तो निवास की योग्यता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति वार्ड में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, तो उसकी योग्यता वो बन जाती है। अब देखिए धारा 13 में है ना, मामूली तौर पर निवासी को 2 भागों में बाँटा गया है। पहला तो है मामूली तौर पर निवासी कौन नहीं है। जैसे अगर किसी ने कब्ज़ा कर रखा है, तो वो उस वार्ड का निवासी है, वो नहीं माना जाएगा। दूसरा अगर वो मानसिक रोगी है, तो वो उसे उस वार्ड का सदस्य है, वो नहीं माना जाएगा। अगर देखिए होटल या छात्रावास में अगर कोई रह रहे हैं, तो उन्हें भी उस वार्ड का व्यक्ति नहीं माना जाएगा। अगर कोई कारावास में है, कैद में है, तो उस व्यक्ति को भी वार्ड का सदस्य है वो नहीं माना जाएगा। तो मामूली तौर पर निवासी कौन होगा? तो देखिए इस धारा में बताया गया है कि चाहे कोई व्यक्ति अनुपस्थित हो, अगर कोई व्यक्ति अनुपस्थित है, लेकिन वह उस वार्ड का है, तो वह वोट है वो डाल सकता है। यानी कि अनुपस्थित होने पर भी उसका नाम है वो वोटर लिस्ट में जोड़ लिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों धारा 13 कहती है कि एक व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में नाम नहीं जुड़वा सकता और एक व्यक्ति एक वार्ड में एक से अधिक नाम नहीं जुड़वा सकता। ठीक है? एक व्यक्ति एक वार्ड में ही नाम जुड़ाएगा और अगर एक वार्ड में नाम जुड़ा रहा है तो एक से अधिक बार नाम है वो नहीं जुड़वा सकता। ये धारा 13 में बताया गया है। अब देखिए बात करते हैं धारा 14 की। तो देखिए धारा 14 का नाम है निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हंताएँ। यानी कि निर्वाचक जो सूची है, जो लिस्ट है, नाम में रजिस्ट्रीकरण यानी कि जो पंजीकरण के लिए अयोग्यताएँ हैं वो बताई गई हैं। तो देखिए दोस्तों, इस धारा में बताया गया है कि किसी का नाम निर्वाचक नामावली यानी कि निर्वाचन की जो सूची है, नहीं जोड़ा जाएगा, तो उसकी 3 अयोग्यताएँ बताई गई हैं कि क्यों नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे कि भारत का नागरिक ना हो, अगर भारत का नागरिक ही नहीं है तो निर्वाचक सूची में उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। अगर देखिए वो विकृत है
या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया। विकृत चित्त का मतलब है कि मानसिक अगर रोगी है तो उसका नाम है वो वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है जो निर्वाचन के तहत अपराध समझा जाता है, तो उस व्यक्ति का नाम है वो नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 3 धारा 14 में 3 ऐसी स्थितियाँ बताई गई हैं जो कि नाम नहीं जुड़े। एक तो भारत का व्यक्ति नहीं होगा, दूसरा अगर मानसिक रोगी है तो उसका नाम नहीं जुड़ेगा। अगर उसने कोई अपराध कर रखा है निर्वाचन के तहत, तो उसका भी नाम है वो निर्वाचन सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। तो अब देखिए बात करते हैं धारा 15 की। देखिए धारा 15 में बताया गया है मिथ्या घोषणा करना, यानी कि गलत जानकारी देकर अपना नाम जुड़वा लेना है, उसके बारे में बताया गया है। अगर देखिए आप भी गलत जानकारी देकर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाते हैं, तो आप पर क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है, वो इस धारा में बताया गया है। देखिए इस धारा में अगर आप गलत जानकारी देकर नाम जुड़वा लेते हैं, तो आपको सज़ा का प्रावधान है। देखिए, पहले तो आपको कारावास होगा 1 वर्ष का, और दूसरा है 2000 से लेकर के 5000 तक का जुर्माना है वो आप पर लगाया जा सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो आपको है मिथ्या घोषणा करके है वोटर लिस्ट में नाम है वो नहीं जुड़वाना। तो अब देखिए दोस्तों बात करते हैं धारा 16 की। देखिए धारा 16 है वो कहती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति है वो राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श पर करेगा। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग किसके परामर्श पर करेगा? राज्य सरकार के परामर्श पर है वो इसकी नियुक्ति है वो करेगा। तो अब देखिए बात करते हैं धारा 17 की, जिला निर्वाचन अधिकारी। तो देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति है वो कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग है वो राजस्थान सरकार या कहेंगे राज्य सरकार की अनुमति लेकर करेगा। यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगर बात कर लें किसकी अनुमति या किसके परामर्श से करेगा, तो राज्य सरकार के परामर्श से करेगा। एक जिले में एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी बनाए जा सकते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना कि जिला कलेक्टर ही जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। एक से अधिक भी एक जिले में जो निर्वाचक अधिकारी है वो बनाए जा सकते हैं आपके। अब देखिए बात करते हैं धारा 18 की। 18 की धारा में बताया गया है कि स्थानीय प्राधिकारियों आदि के कर्मचारी वर्ग का उपलब्ध कराया जाना। देखिए इस धारा में बताया गया है कि कर्मचारी उपलब्ध करवाना। देखिए इस धारा के तहत क्या है कि कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएँगे। जैसे कि आप चुनाव में देखते ही हो कि जो आपके टीचर्स हैं उनको क्या किया जाता है कि लगाया दिया जाता है चुनाव में। तो क्या है कि इसमें कर्मचारी हैं वो उपलब्ध कराए जाएँगे। देखिए धारा 19 भी 18 से रिलेटेड ही है। अधिकारियों और कर्मचारी वर्ग को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना, यानी कि अधिकारी व कर्मचारी निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। तो देखिए इस धारा के तहत किसी अधिकारी या कर्मचारी की ड्यूटी चुनाव में लगती है तो वह प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर हम एक उदाहरण के तौर पर इसे समझें कि एक अध्यापक शिक्षा विभाग में एक ड्यूटी करता है, लेकिन जब अध्यापक की ड्यूटी चुनाव में लगा दी जाती है, तो वह शिक्षा विभाग की जगह अब किसका कर्मचारी बन चुका है? चुनाव आयोग का कर्मचारी बन चुका है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं धारा 20 की। तो देखिए धारा 20 का नाम है निर्वाचक नामावलियों की तैयारी करने आदि से सशक्त पदीय कर्तव्यों का भंग। देखिए इस धारा का अर्थ है निर्वाचन सूची तैयार करने आदि में पदीय कर्तव्यों का भंग। तो देखिए दोस्तों निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण या अन्य अधिकारी नामावली या सूची को तैयार करने में अपने कर्तव्य को भंग करता है या करते हुए पाया जाता है, तो ऐसे में धारा 20 के तहत उस पर दंड का प्रावधान है। देखिए 15 में मिथ्या घोषणा करने पर आपको दंड लगेगा, लेकिन अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्य को भंग करता है, तो धारा 20 के तहत उस पर भी दंड का प्रावधान है वो किया गया है। देखिए, कारावास की बात करें तो कम से कम 3 माह या 2 वर्ष तक उसको कारावास हो सकता है, और अगर जुर्माने की बात करें तो 1000 से लेकर के 2000 तक उसको जुर्माना है वो हो सकता है। तो देखिए दोस्तों
आज हमने धारा 3 से 20 तक है वो कर लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जितनी भी धाराएँ हमने पढ़ी हैं, वो आपको समझ आ गई। अगर नहीं भी आई है, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम फिर से इस धाराओं को है वो पढ़ लेंगे। साथ में आप अपनी जो तैयारी है, उसको भी जारी रखिए। और देखिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल पर जो भी नई वीडियो आए, सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।